हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एम ए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको बिहार बोर्ड का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें से लघुत्तरीय जो प्रश्न होते हैं और इतिहास के जितने भी प्रश्न लघुत्तरीय है उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को हम लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इन इम्पोर्टेंट प्रश्न को। तो प्रश्न का आंसर हम बताने की कोशिश करेंगे। पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है, राष्ट्रवाद क्या है? तो इसका आंसर, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। यानी राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में क्या बनती है? एकता का वाहक बनती है। तो सामान्य अर्थों में अगर समझा जाए तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना। यानी अपने राष्ट्र के प्रति कुछ सोचना और उसमें लगाव की भावना का विकास करना जो होता है, सामान्य अर्थ में राष्ट्रवाद होता है। आप इसे समझ सकते हैं। तो आप इसका आंसर इतना लिखेंगे। तो ये लघुत्तरीय प्रश्न है, इसीलिए इसका आंसर इतना ही लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत में बढ़ती राष्ट्रवादी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट को लाया गया, जिसके अंतर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमा एवं वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी। यानी रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसके द्वारा सरकार क्या कर सकती थी कि बिना किसी मुकदमा या बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। और यह भी प्रावधान इसमें किया गया था इस अधिनियम में। यानी इस अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय का गठन का प्रावधान किया गया था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं की जा सकती थी। यानी इसका निर्णय है तो है, इसके निर्णय के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई अपील की जाती थी तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था, अब बिना मुकदमा के गिरफ्तार कर लिया जाता था। यही रॉलेट एक्ट था। आप इसे समझ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यही होगा। आप इसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि सलम पत्ती की शुरुआत कैसे हुई? आपको बताना है कि सलम पत्ती जो था उसकी शुरुआत कैसे हुई, इस बात को पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर लिखने की क्या करेंगे कि छोटे, गंदे और अस्वास्थ्यकर स्थानों में जहां फैक्ट्री मजदूर निवास करते हैं वैसे आवासीय स्थलों को सलम कहा जाता है। यानी जहां छोटे, गंदे, अस्वास्थ्यकर जो स्थान है, जहां फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर क्या करते थे, निवास करते थे, तो उसे क्या कहा जाता है? सलम कहा जाता है। अब यहाँ जो है बात है कि औद्योगिकरण के फलस्वरूप, यहाँ देख सकते हैं आप, औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए, औद्योगिकरण हुआ और जिसमें काम करने के लिए बड़ी संख्या में गांव से मजदूर पहुंचने लगे। वहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, मजदूर को रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन काम करने के लिए मजदूर वहाँ पहुँच चुके थे। तो यहाँ देखिए कारखाना के मालिक ने क्या किया, कह रहा है कि मजदूर कारखाने के निकट रहे, इसलिए कारखाना के मालिक ने उनके लिए छोटे छोटे मकान बनवाए जिसमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। यानी किसी प्रकार की उसमें सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस मकान में हवा भी नहीं ठीक से जाता था और पानी, रोशनी तथा साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं थी। तो ऐसे जगह पर किस तरह मजदूर रहे? तो इस प्रकार के आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार औद्योगिकरण के फलस्वरूप सलम पत्ती की शुरुआत हुई। इसे आप इतना लिखेंगे और इतना लिख करके छोड़ देंगे। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन है, इसलिए इतना ही लिखेंगे। यानी ये जो है लघुत्तरीय प्रश्न है, आप इसे समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है गैरीबोल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबोल्डी ने क्या कार्य किया? यह पहले चैप्टर से क्वेश्चन है। तो गैरीबोल्डी पेशे से एक नाविक था। यहाँ आपको लिखना है कि गैरीबोल्डी कौन था? पेशे से एक नाविक था, सबसे पहले लिख देना है। और इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है कि लेकिन उसे सैनिक क्षेत्र में महारत हासिल थी। क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण उसे मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई। यानी क्रांतिकारी गतिविधियों में उसने भाग लिया गैरीबोल्डी ने, लेकिन परंतु वह भाग करके विदेश चला गया, यानी इंग्लैंड में भाग गया। तो और फिर अंत में 1848 ईस्वी में वह इटली में वापस आकर सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी लाल सेना का गठन किया। आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि लाल सेना का गठन किसने किया, तो आपको याद रखना है कि गैरीबोल्डी ने किया था। और उसने
अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया था। इस बात को भी पूछेगा कि गैरिबोल्डी ने इटली के किस प्रांत पर आक्रमण किया था, तो सिसिली और नेपल्स पर। इस बात को भी याद रखेंगे। गैरिबोल्डी युद्ध की नीति में विश्वास करता था और वह जानता था कि बिना युद्ध के इटली का एकीकरण संभव नहीं है। यानी गैरिबोल्डी इस बात को जानता था कि बिना युद्ध किए इटली का एकीकरण जो होगा नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार गैरिबोल्डी का कार्य आप समझ सकते हैं कि गैरिबोल्डी का कार्य यही था कि वो जानता था कि वो इटली का एकीकरण जो है बिना किसी युद्ध के संभव नहीं, तो उसने युद्ध किया, नेपल्स पर आक्रमण किया, सिसिली पर आक्रमण किया और सारे आक्रमण के लाल सेना का गठन किया था, गैरिबोल्डी ने किया था। तो ये सभी उसके कार्य हो गए। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय प्रेस की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करें। यानी भारतीय जो प्रेस थी उनके 3 गो विशेषता का आपको वर्णन करना है यहाँ। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? भारतीय प्रेस की 3 विशेषताएं जो है वो निम्नलिखित है। अब जो पहला विशेषता है, यह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों में एकता की भावना तथा इसकी नीति एवं शोषण के विरुद्ध जागरूक करने का प्रयास किया। पहला हो गया। अब दूसरा लिखेंगे आप कि इसके द्वारा न्यायिक नियंत्रण में पक्षपात, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन को बल मिला तथा भारतीय जनता जागरूक हुई। ये प्रेस की विशेषता है। अगला 3 नंबर विशेषता आप लिखेंगे, इसने राष्ट्रवादी आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की तथा भारत में शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। इतना लिखेंगे। तो 3 ही विशेषता को लिखना था, तो इतना ही लिखेंगे क्योंकि यह लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों यही हम प्रश्न को समाप्त करते हैं और अगले प्रश्न के साथ आपको अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर प्रश्न अच्छा लगा है और इसका आंसर भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसा ही प्रश्न और इसका आंसर हम लेकर आते रहें। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद।